बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम वो तो असद का मोबाइल भी चेंज हो चुका था, सिम कार्ड भी चेंज हो चुका था, तो यानी अब वो नॉन ट्रेसेबल था। झांसी में जब वो जी, सबने अपने मोबाइल चेंज कर लिए थे और सबको ताकीद थी कि सब फेस टाइम पे बात करेंगे, तो सब फेस टाइम पे बात कर रहे थे। असद की लोकेशन कैसे पकड़ी गई? झांसी क्लियर कर चुका था गुड्डू मुस्लिम, ये मैं पहले बता दूं, लेकिन लोकेशन कैसे क्लियर की गई? क्योंकि फरारी काट रहा था, छुपा बैठा था, उसने नेटफ्लिक्स ऑन किया। अब आप सिम बदल लें, फोन बदल लें, सब कुछ बदल लें, पर नेटफ्लिक्स का लॉगिन तो आपको रखना ही पड़ेगा। वो नेटफ्लिक्स का लॉगिन जैसे ही कट से आया, असद सामने आ गया और मुठभेड़ में मारे गए। तो आप ये कह रहे हो कि गुड्डू मुस्लिम की वजह से असद मारा गया? गुड्डू मुस्लिम इन्फॉर्मर। गुड्डू मुस्लिम पहले पकड़ा तो इसका मतलब गुड्डू मुस्लिम को पकड़ लिया गया होगा शुरू में, तभी इन्फॉर्मर बना होगा वो। गुड्डू मुस्लिम से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान चल रहा था। तो यही जाहिर सी बात है कि पकड़े गए होंगे, उसके बाद उन्हें छोड़ा गया होगा। एक आदमी चाहिए ना बकरा जो वेयर अबाउट्स देगा, और बड़ा ये था। अच्छा, ये क्या ये इसलिए भी था क्योंकि उस वक्त यूपी में विधानसभा में सदन की कार्रवाई चल रही थी? देखिए कि मुझे याद है, दो घटनाएं मुझे याद है। एक अखिलेश यादव ने कहा, फिर वो जो क्लासिक एक डिबेट हुई थी योगी और अखिलेश की, जिसमें अखिलेश कुछ कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि माफियाओं का पालन पोषण आपने किया था, फिर थोड़ी तू मैं होती है, और फिर आखिर में एक बड़ा पिक्चर की तरह वायरल डायलॉग हुआ था कि मिट्टी में मिला। बुराई नहीं है, अखिलेश यादव ने वकील के मुद्दे की हत्या के मुद्दे को उठाया, क्योंकि वकील भी था हमेशा, वकील उसको उठाया। क्लासिक हुआ ये कि जब ज्यादा भड़कन हो गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को साफ तौर पे कहा कि आपकी पार्टी ने उसको पाला पोसा, इसमें कोई दो राय नहीं थी, मुलायम सिंह थे। और उसके बाद जब ज्यादा प्रोवोक हो गए तो उन्होंने कहा कि मट्टी में मिला दूंगा इस माफिया को मट्टी में मिलाने का काम करेगी हमारी सरकार, यह बात उन्होंने कही। और यहां से शायद हमें भी लग रहा था कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा असद के साथ। हाँ, जैसे विकास दुबे, मुठभेड़ होनी थी विकास दुबे के साथ, विकास भागता ही, विकास का एनकाउंटर होता ही, ये था। अब मैं आ रहा हूं दूसरी चीज पे, शाइस्ता कहां है? तो आपको कॉरिडोर का एक डायलॉग बता देता हूं। शाइस्ता के लिए यह है कि इसको भागने दो, महिला को मारने में, महिला से मुठभेड़ करने में, महिला को पकड़ने में एक गलत मैसेज जा सकता है, तो शाइस्ता को जाने दिया जा रहा है। उसके लिए डायलॉग था कि एक जीप हॉर्न बजाती हुई जहां से निकल जाएगी, वो अपना ठिकाना वहां से बदल देगी। तो जिस जगह वो होती है वहां एक गश्त करती हुई मोटरसाइकिल या जीप निकल जाती है, वो फिर अपना ठिकाना बदल देती है। एक नाम मैं लेना भूल गया हूं, जिसका नाम है मायावती। जरूरी है क्योंकि कड़ी की बात है। मायावती वो शख्स हैं जिन्होंने उमेश पाल मर्डर के बाद शाइस्ता को इलाहाबाद से मेयर का टिकट दे दिया। इसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया था कि आपने हमारा नाम लिया, वो छिपा दिया। उन्होंने मेयर का टिकट दिया। हाँ, बात अलग है कि वो टिकट वापस हुआ। तो शाइस्ता फरार है, गुड्डू मुस्लिम पैसेज्ड है, निकल गया, चला गया। मतलब गुड्डू मुस्लिम देश से बाहर हो चुका है। देश से बाहर हो चुका है। तो अब तो उसके न पकड़े जाने की, ना आने की कोई संभावना है नहीं। हाँ, अब तो मसला कम से कम अगले एक दशक तो मान के चले कम से कम। अब या विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हाँ, विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली चीज है। और अब तो वो इतना दूर जा चुका है कि कब वो पकड़ा जाएगा, कब ये खुलेगा, उनके यहाँ चिराग बचा या नहीं। पकड़ा भी जाएगा या वही हाँ, वहीं रह जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, या वहीं मरवा दिया, पता नहीं जो भी कहा उसी का। यानी गुड्डू मुस्लिम का चैप्टर क्लोज हो चुका। गुड्डू मुस्लिम का चैप्टर फिलहाल क्लोज हो चुका और पॉजिटिवली क्लोज हुआ है, निगेटिवली नहीं। कल को चीजें बदलती हैं, कुछ कल को मसले कुछ बदलते हैं, कोर्ट कुछ कहती है, कभी कुछ बात होती है, कोई बाउंडेशन आता है, तब कुछ भी हो सकता है। पूरी घटना सच खाली गुड्डू मुस्लिम को पता होगा? हाँ, गुड्डू मुस्लिम को खूब अच्छे से पता है, शाइस्ता को भी पता है। शाइस्ता कहाँ पर है अभी? वही छिपा रही हैं। शाइस्ता की लास्ट लोकेशन कौशाम्बी तक थी, उसके बाद वो कहाँ है अभी पता नहीं चल रहा है। लास्ट लोकेशन कौशाम्बी थी। अच्छा, ये शुरू से डिसाइडेड था कि अतीक के साथ ऐसा होगा? क्योंकि जब ये घटना हो रही थी और ये मिट्टी में मिला देंगे बयान आया था, तो एक पत्रकार के नाते हमें ये अंदाजा लग रहा था कि असद के साथ कुछ घटना हो सकती है।
क्योंकि असद ने लाइव कैमरे पे गोली मारी थी और जिस तरह से मारी थी, वकील था, एक हत्याकांड का वो गवाह था, ये लग रहा था कुछ बड़ा होगा। ये आपको इंट्यूशन आ रहे थे ऐसे, बिल्कुल सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, बिल्कुल। या जो सामाजिक चर्चाएं चल रही थी। बिल्कुल। असद की घटना होती है, मुझे याद है सारे जर्नलिस्ट वहां गए थे झांसी, बिल्कुल। फिर सब झांसी से थके हारे लौटे और उसी रात ये घटना हुई थी। क्योंकि मुझे याद है मैं बुलेटिन पढ़ा था, फिर फोन आना शुरू हुआ कि उनको ही बुला लो, उनको ही बुला लो, कोई सो रहा है, सबको उठाया जा रहा था कि भाई साहब आप 3-4 दिन काम करके आओ, लेकिन अब उससे बड़ी घटना हो गई है। ये कब डिसाइड हुआ कि अतीक अहमद या अशरफ अहमद की हत्या होगी? जैसा आप कह रहे हैं ना कि पहले से प्लान था, कुछ बड़ा होने वाला है, और ये क्यों डिसाइड हुआ? क्या अतीक की तो पॉलिटिकल सोर्सेज भी थे, उसने कोशिश नहीं की होगी कि बचाने की? नहीं, अतीक ने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की, असद को बचाने की पूरी कोशिश की कि सरेंडर करा दो। हाँ, सरेंडर करा दो, मारना नहीं। यह मसला कुछ बड़ी जगहों पर पहुंचा कि सरेंडर करा देते, बाद में देखा जाएगा, लेकिन नहीं, मैसेज ज्यादा बड़ी चीज था। मैसेज ज्यादा बड़ी चीज, कमिटमेंट हो चुका था, मिट्टी मिला देंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा मसला, लेकिन मिट्टी में मिला देंगे से एक परसेप्शन बनता है। हाँ, मतलब एक परसेप्शन बनता है। इस घटना को लेकर दो हिस्सा था। एक, जैसे आपने कहा कि ऑन द स्पॉट फैसला नहीं होना चाहिए, हाँ, और एक इमेज बना, साधु थोड़ी ना था। हाँ, साधु नहीं था, बिल्कुल नहीं था, हत्यारा था, दानव था, हत्यारा था, समाज में मैसेज जाना चाहिए। हाँ। अगर समाज में कड़ा मैसेज नहीं जाएगा तो ऐसे अपराधी नहीं शांत होंगे। हाँ, एक बड़ा मैसेज चला गया, तो उसके लिए तालियां भी मिली थी। हाँ। और एक बड़ा वर्ग अभी भी मानता है कि सही हुआ था। बिल्कुल, सभी लोग मानते हैं, बहुत गलत कोई नहीं मानता। इवन मुसलमान भी अतीक के खिलाफ था मदरसा कांड के बाद। हाँ। और वो तो वहां की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर रहा था। उस जमीन पर खास गद्दी मुसलमानों को इसलिए बसा रहा था कि वहां से जब भी वो लड़े, बेटा लड़े, भाई लड़े, कोई लड़े, हाँ। क्योंकि एक खबर हमारे जो मैंने पढ़ी थी कहीं पर कि वो ये थी कि प्रयागराज से एक बीजेपी के बड़े नेता हैं उस बेल्ट से, उनसे अतीक ने शायद कांटेक्ट किया था। हाँ। कि आप बचा लो। हाँ। और वो गए थे ऊपर आला कमान तक कि कुछ इसमें देख लिए, सरेंडर करवा देते हैं। हाँ। लेकिन फिर घटना, सच है घटना जो मैं बता रहा हूं? हाँ, सच है, ये घटना सच है। एक बहुत बड़े मिनिस्टर है। हाँ। वो गए और उन्होंने बात भी की इस मुद्दे पे कि उनके बेटे को ना मारा जाए तो। बट योगी आदित्यनाथ का अपना मसला ही अलग है। उनका मानना है कि सड़क पर एक महिला को कोई घूरे भी ना, सड़क पर कोई आदमी किसी को लूटे भी ना। एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर है ही यही। बाकी कोई जानता है किसी को, किसी से उसकी दुश्मनी है, वो उसको जाके मार दे तो ये हमारी पारिवारिक रंजिश का मसला है। लेकिन अपराध जिसको कहते हैं, संगठित अपराध के खिलाफ। और अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो उस लिस्ट में जितनी भी कार्रवाइयां हुई, चाहे बुलडोज हुआ हो, हाफ एनकाउंटर हुए हो या एनकाउंटर्स हुए हो, मुसलमानों बता दिए तो मुसलमानों के ज्यादा है। नहीं, हाफ एनकाउंटर में थोड़ा क्या है हाफ एनकाउंटर? हाफ एनकाउंटर एक्चुअली ये पुलिस की एक टैगलाइन हो गई, हाफ एनकाउंटर। हाफ एनकाउंटर का मतलब जिसने कोई गलत काम किया, किसी लड़की को छेड़ा, किसी के संग लूट की और मुठभेड़ हुई तो घुटने में गोली मार देते हैं, कभी एक में और कभी दोनों में। घुटने में गोली मारने के पीछे का मकसद होता है कि जिंदगी भर कभी चल नहीं पाएगा, और जब अपराधी चल नहीं पाएगा तो अपराध करेगा कैसे। उसको हाफ एनकाउंटर की एक टर्मिनोलॉजी दी गई है यूपी पुलिस में, अखबारों में, टेलीविजन में, तो वो हाफ एनकाउंटर फेमस हो गया। आईपीएस और आईएएस भी हाफ एनकाउंटर की बात करते हैं कि हाँ त्रिपाठी जी, हाँ भैया एक हाफ एनकाउंटर हुआ है, तो वो हाफ एनकाउंटर होने लगा है, तो इसको हाफ एनकाउंटर बोलते हैं। तो हाँ, वास्तव में असद को बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अतीक ने खुली धमकी दी थी। धमकी खुली दी थी कि अतीक जिंदा हैं, जिंदगी भर जेल में नहीं रहेंगे, जिस दिन जेल से छूट के आएंगे उस दिन सरकार को भी देख लेंगे और सरकार के बड़े नेताओं को भी देख लेंगे। यह धमकी बाकायदा फेस टाइम पे दी थी उसने। यह तो था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन 3 लड़कों की कहानी पकड़ेंगे तो ये 3 लड़के, मैं आऊंगा उधर आऊंगा, एक बड़े, हाँ उसी पे कह रहा हूं। हाँ। ये एक बड़े अपराधी को मार के सबसे बड़े अपराधी बनना चाहते थे, इन्होंने अतीक को मार लिया। नहीं तो ये जो और लीगल कहानी अभी तक सिर्फ यही है कि इन्हीं 3 लड़कों ने जितेंद्र गोगी से सुपारी ली,
असलाहा वहां से मिला, आके अतीक को इसलिए मार दिया कि बड़ा अपराधी बनना बड़ा था। अपराधी बनना था। लीगल कहानी अभी तक यही है। तो ये जो फेस टाइम वाली घटना बता रहे, ये सरकार में ऊपर धमकी दी गई थी, हाँ बिल्कुल बाकायदा दी गई थी, बात हुई थी। हाँ बात नहीं हुई थी, हाँ, स्पीक फोन पे सुना गया था, अच्छा, वो कहीं से रिकॉर्ड हुआ होगा, कहीं से रिकॉर्ड। किसी और के संवाद में ये रिकॉर्ड हुआ होगा कि अतीक ने ये कहा है कि अगर मेरा बेटा नहीं बचा तो देख लेंगे। नहीं, बेटा नहीं बचा, बेटा मर चुका था। अच्छा, कि बेटा, हमारे बेटे को मारा है ना। हाँ। ये मत सोचना कि अतीक हमेशा जेल में रहेंगे। अतीक आएंगे, सरकारें भी बदलेंगी, लोग भी बदलेंगे, हाँ, ये तो और अतीक तब आके मैं देखेंगे। विजुलाइज कर सकता हूँ जैसे आप बता रहे हो मुझे आवाज में। हाँ, का सोचा था अतीक जिंदगी भर जेल में रही हैं। अतीक जौने दिन आए ना, अतीक वही दिन मार के ढेर न कर दी तो नाम अतीक अहमद नहीं, मूछे नहीं, हम कुत्ता के बर्तन में खाना खा। अब मैंने इसके बीच में बीप निकाल दिया है सारा, वरना वो एक सेंटेंस में 48 गालियां देता था और दो तीन हिंदी के शब्द प्रयोग करता था, बाकी ऐसा है। अतीक को मारने का प्लान कब बना, कब डिसाइड हुआ कि इसको यहाँ भी खत्म, क्योंकि ये धमकी वाली बात आ रही थी कि बेटे के मौत के बाद अतीक बौखलाए थे, वो शांत हो गया था। उमेश पाल की हत्या के बाद तय हो गया था कि अतीक अतीक को भी मार देंगे, पंजाब से तय हो गया था कि अतीक मार दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता कि ये शायद ये नहीं होना था। असद तक घटना थी, वहां तक मैसेजिंग थी, अतीक का नाम नहीं था। नहीं था, दोनों भाई अतीक को पुलिस ने मारा ही नहीं। हम्म, अतीक को तो 3 बाहरी अपराधियों ने आके मारा है ना। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ हाँ, 3 बाहरी अपराधियों ने आके मारा है। तो अतीक अगर खुलेआम इलाहाबाद की सड़क पर एक वकील को मारेंगे जो राजू पाल की हत्या का गवाह होगा, मुकर चुका होगा, वर्तमान में भाजपा का सदस्य होगा, फिर भी एक आम नागरिक इस तरह से मारा जाएगा सीन क्रिएट करके जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, तो गब्बर विल नॉट कम बैक। गब्बर कोई और है। सड़क पे मारे थे, सड़क पे मारे जाओ, सड़क पे मारे थे, सड़क पे मारे जाओगे। वो प्लानिंग हो गई, पंजाब से होती हुई, रोहिणी कोर्ट से होती हुई यूपी आती है, बुंदेलखंड में ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग करके 3 लोग मिलके मीडिया का भेष बदल के मार देते हैं अतीक को। सरकार पर बड़े आरोप लगे थे। हाँ, एक परसेप्शन बना था उस वक्त जो अखबारों में था, क्योंकि जैसा आपने कहा कि असद वाली घटना या उसके असद वाली घटना के बाद खास तौर पर यह परसेप्शन था कि क्या अतीक की गाड़ी पलटेगी। पहली बार टीवी कैमरों पर अतीक को पेशाब करते हुए दिखा दिया गया था। हाँ। और कुछ पत्रकारों को मानना था, जो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की, हुई था कि अतीक को मरवाना मकसद नहीं था, जलील करना था। यह दिखाना था कि जिस आदमी की दहशत इतनी बड़ी है, देखो उसको कैसे हम बेइज्जत कर रहे हैं, सड़क पे घुमा रहे हैं, 2 सिपाही ले घूम रहे हैं, कमजोर दिखाने की। पेशाब करना दिखा दिया गया, बेइज्जत करना दिखा दिया गया, कमजोर दिखाने के लिए कितना बड़ा तोप नहीं है। मैसेजिंग का था। कई लोग कहते हैं कि मरवाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कहीं से आगे आ गया, और उसमें कई थ्योरीज आई। कुछ ने कहा कि उसकी आपसी रंजिश थी कई लोगों से, कुछ ने कहा कि राजनीतिक व्यवहार जो था वो बहुत ज़्यादा कई लोगों से था, कई लोग डर रहे थे कि कुछ दिक्कत हो जाए। कुछ ने कहा कि वो कमज़ोर हो गया था, तो किसी के क्योंकि उसने इतने लोगों से गलत किया था कि किसी को मौका दिखा, उसने अपना बदला ले लिया। एक थ्योरी जो लड़के कह रहे हैं, और एक आरोप सरकार पर था। बिल्कुल था। जैसे आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि ठीक मारा गया, हाँ, तो बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एनकाउंटर है वो, लेकिन पुलिस ने उसमें हाथ नहीं लगाया है। बाहर के लोग आए और बाहर के लोग मार के चले गए। हर लगी ना फिटकरी रंग चोखा, और सबको पता है कौन मार गया, सबको पता है कौन मार गया। ये लोगों का, जैसे आप कह रहे हैं, कंक्लूजन था। ये कंक्लूजन है लोगों का। एक तबका वो आया जिसने कांग्रेस से लेके समाजवादी पार्टी के उन नेताओं पर शक किया जो उसके जमीन के धंधे में पार्टनर थे। हाँ, बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे नेता, उन पर भी शक आया जो उसके जमीन, पैसे के इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखे थे, उन पर भी शक है। सिर्फ 3 लड़के आकर यूं ही मार देंगे कि बड़ा बनना है। इतना छोटा आदमी तो अतीक नहीं था, इतना छोटा आदमी नहीं था। जितना हमने दहशत की कहानियां सुनी कि 10 जज ने मुकदमा सुनने से मना कर दिया, ये आपने नहीं बताया था। 11 जजेस ने, और 12वें ने जब सुनवाई की तो अतीक को जमानत दे दी। तो ये अतीक का दहशत था। मतलब जुडिशरी भी, ब्यूरोक्रेसी भी, विधायिका भी, कार्यपालिका भी, सब लोग तो उससे दहशत खाते थे।
तो तमाम इस तरीके के परसेप्शन बने। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने मरवा दिया उसको, ये भी तमाम सारी बातें आई। तो ये कि हाँ, योगी पे आरोप लग जाएगा, योगी पे आरोप लग जाएगा, ऐसा कर देंगे तो योगी पे आरोप लग जाएगा। हाँ। बट अभी न योगी आरोपित है, अभी न समाजवादी पार्टी आरोपित है। वो तो परसेप्शन वाला उसमें तो एक ये भी थ्योरी आ गई थी कि सेंटर से अतीक के रिश्ते ठीक ठाक हो गए थे। देखिए, अतीक को ये सारी चीजें कैसे आती, मिट्टी में मिला दूंगा और मर गया, हाँ, तो इससे एक परसेप्शन बनता है। जेल में जहां बैठा है सबसे सेफ, गया कहां से, यूपी से। अब यूपी में कौन बैठा है, योगी आदित्यनाथ। कौन, इतने बुलडोज हो गए, इतने एनकाउंटर में मारे गए जिसमें ज्यादातर मुस्लिम है। ऐसा नहीं कि हिंदू, विकास दुबे भी तो मारा गया, लेकिन विकास दुबे मारा जाएगा भाई, 8-9 पुलिस वालों को मार दिया उसने, एनकाउंटर होगा, भागेगा तो मारा ही जाएगा। लेकिन वो सबसे सुरक्षित कहां महसूस कर रहा था अपने आप को, गुजरात में। जब जब चुनाव होते थे, अतीक, जैसे राम रहीम अपनी फरलो लेके आ जाते हैं, वैसे अतीक भी बेल लेके आ जाता था, इलाहाबाद के आसपास घूमने लगता था। कानपुर से चुनाव लड़ने चला गया था अभी, और मैंने तारीफ थोड़े सॉफ्ट टोन भी देखी थी उनकी मैंने। ठीक, तो वो वहां जाते हैं, अतीक निकलता था, बेल मिलती थी उसको, जाता था वो वहां पे, तो उसको सुरक्षित वहां जो महसूस होता था। तो वो भी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में विस्परिंग जो है वो है कि हाँ भाई, शेल्टर कहीं ना कहीं से दिल्ली में किसी का उस पर है, जिसकी वजह से वो सुरक्षित महसूस करता है और चुनाव के दौरान फिर निकल आता है। एक चीज और है, अतीक की हत्या के महज 3 दिन पहले अतीक के करीबी बिल्डर्स, जमीनों के कामधाम देखने वाले सारे लोगों का ईडी और इनकम टैक्स की रेट हुई। व्हाट अ कोइंसिडेंस, कितना शानदार कोइंसिडेंस है कि सारी, अब अगर इस पर मैं निकालूं कैलकुलेशन, या शुभांकर जी इस पर कैलकुलेशन निकालें, तो हो सकता है कि वहां से फ्लॉपीज, सीडीज, पेन ड्राइव, कंप्यूटर, फाइल्स, ये सब निकलवाई गई हो सकता है कुछ लोग एक्सपोज हो रहे हो सकता है सियासत में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। अरे इट्स अ थ्रिलिंग एंड पॉलिटिकल थ्रिलर इज अ वेरी नाइस। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, लगता ही नहीं कि कुछ होगा, लेकिन होने को सब कुछ हो जाता है। आज अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी की जो बॉडी बरी कराई है, जो कब्र है, दफन कराई है, उसमें वो केमिकल लगवाया है कि आज से 30 साल बाद भी मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा तो जांच वैसी की वैसी खरी निकलेगी, कहीं कोई जहर तो नहीं दे दिया गया। तो एक परसेप्शन मार्केट में ये भी तो है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजनिंग की गई, धीमे धीमे करके उसको मारा गया। उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है कि भैया हम बीमार होते चले जा रहे हैं, अब हम खड़े नहीं हो पाएंगे। थ्योरी है, पर डॉक्टरी की रिपोर्ट देखेंगे तो मुख्तार अंसारी तो हार्ट अटैक से मरा है। तो फिर अफजाल अंसारी ने क्यों केमिकलाइज कराया उस बॉडी को, क्यों 25 साल 30 साल वो इंतजार करना चाहता, क्या करना चाहता है? तो इनके यहाँ चिराग जलाने वाला कोई नहीं है। कुछ रिट हैं, कुछ जांचें चल रही हैं, कल को कोई चीज बाहर निकल के आती है तो हो सकता है, जैसे सीबीआई ने प्रूव कर दिया था कि डॉक्टर सचान जो नरचम कैंट में जिन्होंने 12 जगह से आर्टरी काटी, फिर 4 फुट की बेल्ट से कमोड में बैठ के फांसी लगा ली, मतलब 12 जगह से ये सब जगह से काटी, और वो मरे नहीं। तो उन्होंने 4 फुट की बेल्ट खिड़की में बांधी, कमोड में बैठे और गर्दन ऐसे कर दी और मर गए। सीबीआई ने भी उसको प्रूव कर दिया कि साहब आत्महत्या हो गई। हम लोग, जिस मनोज राजन त्रिपाठी जिसने वो पूरा 10,000 का स्कैम खोला था जिसमें 8 लोग मारे गए, 150 मंत्री, नेता, आईएएस सब अंदर जेल में चले गए, वो सचान के बारे में कहने लगे कि 2 सीएमओ की हत्या और 1 की आत्महत्या। अब उसकी बीवी ने फिर रिट कर दी है कि हम सीबीआई की रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं। अब फिर आने लगा डॉक्टर सचान की हत्या। तो आज कोई आत्महत्या, कल फिर हत्या होगी, ये आने वाला कल बताएगा, क्योंकि 2 ही चीजें काम करती है। एक कागज आपको राहत दिलाता है, एक कागज ही आपको फंसाता है। तो कागज ही काम करेगा, कागज ही जिंदा रहेगा। ये कागज जब तक जिंदा है, ये चैप्टर क्लोज नहीं होने जा रहा। मैंने इस किताब में एक चीज बता दूं बस, मैंने इस किताब में एक एंकर छोड़ा हुआ है, एक आर्क छोड़ा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम कहां है, बांग्लादेश। सर वो बांग्लादेश में ही निकला ना। ये किताब तो बहुत पहले आ गई है, अक्टूबर में आ गई थी, नवंबर में। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन तो अब निकली ना कि यहां के थ्रू वहां चला गया। तो क्या हुआ, गुड्डू मुस्लिम को क्यों आया गया? बोले उन 3 लड़कों का क्या होगा जो जेल में बंद है? तो कहता भाग जाएंगे या किसी दिन मार दिए जाएंगे।
फाइल क्लोज हो जाएगी। ये जो सवाल तैर रहे हैं, उन सवालों को भी मैंने आर्क दे के उसमें शामिल किया हुआ है कि कल जब होगा तो फिर एक इन्वेस्टिगेटिव किताब लिखेंगे, फिर एक चीज़ लिखेंगे ताकि सच सामने आ सके। अब इसमें आपने मुख्तार का जिक्र किया, शायद आप मुख्तार पे भी किताब लिख रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, मैं मतलब इस पर रिसर्च कर रहा हूँ फिलहाल अभी। ठीक है। और जैसे कुछ आता है तो बता। मुख्तार और अतीक, इन दो केसेस में बड़ी सिमिलैरिटी दिखती है मुझे। जी, भाई का एंगल दिखता है, भाई के चुनाव की हार दिखती है, उसके बाद एक हत्याकांड होती है जिससे बीजेपी या बसपा का कनेक्शन होता है, उसके सालों बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है और फिर समय पलट जाता है। मुख्तार और अतीक में कितना कनेक्शन है कहानियों में? कृष्णानंद राय हत्याकांड, अफजाल अंसारी चुनाव हारना, राजू पाल, अशरफ अहमद का चुनाव हारना। अतीक गुंडा था। ओके। अतीक गुंडा था। अतीक के अंदर यह व्यवस्था नहीं थी कि वो मुसलमानों का भी खैर ख्वाह है। उसको जैसे एक बड़ी कार आई थी, मैं कार का नाम भूल गया हूं, मेरे ख्याल से BMW की S6 थी या जो भी थी गाड़ी, तो जैद उसका रिश्तेदार है, वो लेके आया वो गाड़ी। तो उसने कहा कि भैया लीजिए, ये पहली गाड़ी है इलाहाबाद की। बोले तुम चली हो वहाँ? हाँ। बोले साले अतीक पागल हैं, अबे पहली गाड़ी है तो अतीक की गाड़ी होगी। उस आदमी को 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए पकड़ा दिए, नंगे पैर अपने घर से उसके घर तक भेजा पीछा करके कि पैदल जाओगे, ये महंगी गाड़ी चलाओगे अतीक के रहते हुए। अपने आदमी के लिए है वैसा। मदरसा कांड, मुस्लिम, और ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को उसने तरस किया। इसीलिए उसका चुनाव हारना शुरू हुआ, जबकि उसने गद्दी बसवा दिए थे पर लोग नाराज थे। वो अतीक ना मुसलमानों का था ना हिंदुओं का था, वो केवल क्रिमिनल था। वो सिर्फ क्राइम करता था, गुंडा था, हत्यारा था वो। मुख्तार अंसारी, मैं मुख्तार अंसारी को कोई महिमा मंडन नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मुख्तार अंसारी जब हम गए वहां पे तो बहुत सारे हिंदू भी उसकी तारीफ करते हैं। उसकी एक रॉबिन हुड छवि है, लेकिन अतीक अहमद की रॉबिन हुड छवि नहीं थी। हां, मुख्तार अंसारी ज्यादा कोल्ड ब्लडेड था, प्लानर था बड़ा। तो मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय वाली हत्या हुई, उस हत्या में अपने गले की वोकल कॉर्ड का उसने सर्जरी करा ली, क्योंकि फोन पे जो बोल चुका था तो उसका वॉइस सैंपल मैच ना हो, इसलिए वोकल कॉर्ड की उसने सर्जरी करा ली मुख्तार ने, ताकि वॉइस सैंपल मैच ना हो। और अंततः वो वॉइस सैंपल मैच नहीं हुआ। ये मुख्तार अंसारी है, ये अफजाल अंसारी है। मालूम है मुख्तार अंसारी एक अलग किस्म का अपराधी है। खानदानी भी थे, खानदानी भी थे, खानदानी भी थे। नाना उनके भारत मेडल पा चुके हैं भारतीय सेना के लिए, और अच्छा खासा मेडल, बड़ा मेडल पा चुके हैं। बहुत उनके यहाँ स्पोर्ट्समैन भी रहे, सब कुछ रहा। इट डजंट मीन हामिद अंसारी जी वाइस प्रेसिडेंट रहे, इनके पिताजी शायद कांग्रेस में थे लंबे समय, जितना मैंने पढ़ा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सारी चीजें सही है। बेटा शूटिंग में रहा, तो हाँ मतलब उनका ये अपने खानदान में पहले लोग थे जो अपराध में गए थे। मैं चंबल के एक डाकू का नाम भूल रहा हूँ, संभवतः मोहर सिंह नाम था। मोहर सिंह एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन मोहर सिंह का बेटा जानते क्या करता है? क्या? वो पुलिस में इंस्पेक्टर है, और उसने भी बहुत सारे डाकुओं को एनकाउंटर में मारा। अरे तो मैं ये बात मुख्तार अंसारी के लिए इसलिए कह रहा हूं, मैं इनके परिवार का जिक्र करते जी, कि उनके परिवार का मसला आ ही रहा है। बहुत अच्छा परिवार था, इसका मतलब नहीं कि मुख्तार अंसारी के सारे अपराध माफी के काबिल है। ये मुख्तार अंसारी का मसला जी। इनके देखिए, इनका मैंने पढ़ना जब शुरू किया, इनके ग्रैंडफादर जो थे मुख्तार अहमद अंसारी, वो सर्जन थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जी 1927 में। हाँ, बहुत बड़ी बात है। इनके नाना को मेडल है संभवतः। और ब्रिगेडियर उस्मान जो है, हाँ ब्रिगेडियर उस्मान, और बड़ा नाम आता है ब्रिगेडियर उस्मान। हाँ बहुत बड़ा नाम है उनका, बड़े बड़े अवार्ड मिले उन्हें जी। उस फैमिली का वो बंदा है। महावीर चक्र मिला, महावीर चक्र मिला हुआ है, और वो उस फैमिली से है। लेकिन अपराधी तो अपराधी है। तो मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन ये मैं मानता हूं कि मुख्तार एक अलग किस्म का अपराधी था। वो एक्चुअली माफिया था, ये गुंडा था, अतीक गुंडा था। अतीक की मुख्तार से तुलना नहीं की जा सकती अपराध में भी। मतलब आप दाऊद इब्राहिम से, मतलब मैं ऐसे उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं, आप दाऊद इब्राहिम से किसी इकबाल अंडे वाले जो छोटा सा गुंडा है कानपुर का, या जावेद रिंग वाला एक गुंडा है,
या पप्पू चुहिया एक गुंडा है, उनसे तुलना नहीं कर सकते। और अतीक का पूरा माफियाज़म इलाहाबाद तक सीमित था, आसपास कौशाम्बी और कुछ सीटों तक। मुख्तार अंसारी को वैसे भी लोग जानते थे। ये फर्क है मुख्तार और अतीक में। रुतबा था, रुतबा, उसका रुतबा था, इनका खौफ था। लेकिन दोनों भाई के प्रेम में आकर, हाँ, भाई के प्रेम में आके ये बात, दोनों की बर्बादी कहानी भाई से शुरू होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही कि भाई ने कि चुनाव हारा, नाक पे ले लिया, नाक पे ले लिया और मतलब उसको इस कदर मरवा दिया, कुछ कहने की बात नहीं। अतीक का केस का सच कभी सामने आएगा, आपको लगता है कभी? 100% आएगा। देश काल और परिस्थिति पर ये चीजें निर्भर करती है। कभी कोई चीज खुल सकती है क्योंकि कोर्ट में है कुछ मसले। कहां पर वीक पॉइंट्स है, आपको रिसर्च में तो पता लगा ही होगा, क्या वीक पॉइंट्स है जो वीक पॉइंट्स? जैसे जब वो मार रहे थे तो पुलिस ने असलहे क्यों नहीं उठाए? अब असलहे इसलिए नहीं उठा कि पुलिस मार देती तो जान कैसे पता चलता कि किसको मार दिया? तो पैर में गोली मार देते, सबसे पहले तो वही है ना। बट वो तो सरेंडर कर देते हैं शरीफ बच्चों की तरह। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, आपने सरेंडर हो गया। तो तब तक मैं कह रहा हूं वो जो मूवमेंट था जिस समय वो गोली चला रहे थे, उस समय गोली क्यों नहीं चली? लोग पीछे से ही क्यों पकड़े हुए थे? एक पॉइंट ये आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि किस तरीके से जब वो प्लानिंग चल रही थी तो इंटेलिजेंस क्या कह रहा था, क्योंकि आपने कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया हुआ था। वो उस पे था, क्या बोलते हैं उसको, मैं माफी चाहूंगा, कस्टडी में था। हाँ, कस्टडी में था, मेडिकल चेकअप करवाने जा रहे थे। कोर्ट की कस्टडी में अच्छा, है। ओके। जब आदमी जेल में है तो वो जुडिशियल कस्टडी है, और जब आदमी पुलिस के पास है तो पुलिस कस्टडी है। तो वो जुडिशियल कस्टडी का बंदा है जिसको जुडिशरी ने छोड़ा इसलिए है कि आप इससे पूछताछ करना चाहते हैं। तब आपकी 2 गुनी 4 गुनी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इसकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करेंगे। और वहां पे 3 लफंडर टाइप के, इलाहाबादी भाषा में लफंडर लौंडे आते हैं, 9 लाख की जिगाना से उसको मार के चले जाते हैं और मसला खत्म हो जाता है। ये स्पष्ट हुआ जिगाना इन तीनों को कैसे मिली, किसने दिया? जिगाना लॉरेंस बिश्नोई से मिली है, इरफान खुर्जे वाला। लॉरेंस का अतीक अहमद के मर्डर केस में क्या भूमिका है? लॉरेंस का अतीक अहमद के मर्डर केस में एक तो मामले को सप्लाई करना कि ये सामान है, मतलब ये जिगाना है, ये पिस्टल्स है, और जाके अतीक को मारना है। ये वहां से आ रहा है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये उधर से आ रहा है, ये इधर से कैसे गया है ये आना अभी बाकी है। तो वो मैंने आपको जेल बताया, पश्चिम की जेल। पश्चिम की जेल में वो कैसे गया? तो पश्चिम की जेल को जाने के लिए आपको जितेंद्र गोगी के पास जाना पड़ेगा, जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। कौन जितेंद्र गोगी? जिसको टिल्लू तेजपुरिया ने रोहिणी कोर्ट में मरवा दिया। एक घटना मिल गई, क्रैक टूट गया, क्रैक हो गया वहां पे। अब नहीं जा सकते आप उस जगह पे, वो कनेक्शन ही खत्म हो गया वहां से। इसलिए बीच में टूटी हुई है चीजें, वो जुड़ेंगी जिस दिन, उस दिन पता चलेगा। बट अतीक के लिए कौन जोड़ना चाहेगा कि अतीक, क्योंकि आप कह रहे हो गुंडा था, सब उससे नफरत कर रहे थे, सबने दूरियां बना रखी थी। कल को एक पीआई लिस्ट कोई हो, उठ के पीआईएल करे कि 4 बार का विधायक और 1 बार का सांसद, जिसने मनमोहन सिंह सरकार को न्यूक्लियर डील के दौरान जेल से आकर 1 वोट देकर बचाया था, तो वो है माफिया। बट वो माने नहीं था। लेकिन जनप्रतिनिधि था ना, वो तो पूर्व जनप्रतिनिधि था ना। उसकी हत्या की जांच की जाए, सारी चीजें सामने लाई जाए, तो ये सर चीजें कभी भी आ सकती है। एक पीआई लिस्ट भी कर सकता है, और कल को माहौल और देश काल परिस्थिति बदलती है तो कोई सरकार भी कर सकती है। तो सच तो किसी भी चीज का सामने आएगा। अफजाल अंसारी ने तैयारी कर रखी है ना कि 25 साल 30 साल के लिए केमिकलाइज कर रखा है ना। क्यों कर रखा है? जब वक्त आएगा तब जांच कराएंगे, अभी जांच नहीं हो पाएगी, उसको ऐसा लगता है। तो इस तरीके से कोई चीज खुल सकती। कागज का अंत नहीं होता। अतीक के परिवार में कौन कौन बचा हुआ? अतीक के परिवार में उसके 2 बेटे बचे हैं, एक जेल में है और एक शायद माँ के साथ है, और उसकी बीवी जो अशरफ की बीवी है वो भागी हुई है, शाइस्ता भागी हुई है। बस यही लोग हैं। अशरफ अहमद, लोग कहते हैं कि अतीक से ज्यादा उत्पाद इसने मचा रखा था, लड़कियों से छेड़खानी, रेप, बिल्कुल सही, मार देना। बिल्कुल। अशरफ अहमद के बारे में थोड़ा बताइए। अशरफ अहमद की जिंदगी का क्या कांड है? सबसे गंदी बात,
कि सिविल लाइंस इलाहाबाद के एक होटल में या 2-3 होटल में उसका एक कमरा बुक रहता है सिर्फ लड़कियों के लिए। वो लड़कियों के मामले में बहुत गंदा और कमजोर है। एक बात, अशोक साहू वाली जो हत्या हुई थी गार बैक करने के मामले में, वो अशरफ की वजह से हुई थी। मदरसा कांड, अशरफ शामिल था, पीछे से अतीक था। दिक्कत कहां है मालूम आपको? एक बड़े भाई ने एक छोटे भाई को बिगड़ने दिया, और एक बीवी ने अपने पति को भी नहीं समझाया और अपने देवर को भी नहीं समझाया, खासकर अपने बेटे को भी नहीं समझाया, और राजूपाल की हत्या के लिए भेज दिया, उसके उमेश पाल के लिए। तो वहां पे उस औरत का किरदार गड़बड़ हो जाता है। एक सीन है इसमें हल्का सा कि जो सही है, वो एक होटल में गया, रेस्टोरेंट में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलने बैठे हुए थे, और अशरफ उसे घूरे जा रहा है लड़की को। वेटर आता है, क्या लेंगे साहब? भाई क्या लेंगे, क्या खाएंगे? बोले आज इन्हीं को खाएंगे। तो बोले भाई यहीं सर्व कर दूं या रूम में खाएंगे? रूम में खाएंगे, यहां कहाँ खाएंगे? लड़की को ले गया वो, और ऐसी 20 लड़कियां हैं जिनका अता पता नहीं है। जो अतीक फोन करके पुलिस से कह सकता हो कि लाशें पड़ी हैं, उठा ले जाना हमन और जग्गा को, कितने लोग मर के चले गए, कोई एफआईआर कराने वाला नहीं होता है। ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत खराब की। एक कांड खोलता हूं। एक लड़की थी, वो इलाहाबाद में रहती थी, असद के साथ पढ़ती थी। असद ने क्लासरूम में जाके उसके संग गलत हरकतें करता था, उसके पीछे पड़ा था, पर वो लड़की लिफ्ट नहीं मारती थी। आपको मालूम है, असद ने उसके घर जाके उसके कपड़े उतारे हैं, उसके बाप के सामने कपड़े उतारे हैं, सब कुछ दरिंदगी उस बंदे ने की है। वो पूरी फैमिली उठ के बॉम्बे भाग गई है। और जिस दिन उनको यह पता चला कि असद मार दिया गया, अतीक और अशरफ मार दिए गए, वो वापस इलाहाबाद आ चुके हैं। अब फिर अपने घर चले आए। बड़ा काला साम्राज्य है बॉस। इस काले साम्राज्य में बहुत प्रताड़ित लोग हैं। मुकदमे केवल 168, 72, 73 मुकदमे हैं। मामले 1000 से ऊपर है। हिम्मत नहीं होती किसी की। लड़कियां तो बेचारी खुद नहीं बोलती हैं, और अगर बोलती हैं तो परिवार वाले भी नहीं बोलने देते हैं। तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, कोई समझ लीजिए, हर लड़की को शिकार बनाया। और सबसे बड़ी गंदगी अशरफ के अंदर ये वाली थी।